नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। गुरुवार की सुबह और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आप देख लीजिए। विदेशी बाजार में एशियाई बाजार की शुरुआत सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी 15,055 के स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करेंगे, यहाँ पर लाल निशान के साथ करीब 88 अंकों की बिकवाली फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन बात हमें अमेरिकी बाजार की करनी है, क्योंकि बीती रात तेज उतार चढ़ाव के बीच अमेरिकी बाजार में ट्रेड हमने देखा है। लगातार तीसरे दिन अमेरिकी बाजार में गिरावट हावी होती हुई दिखी। निचले स्तर से 425 अंक सुधरने के बावजूद डाउ करीब 165 अंक गिरकर बंद हुआ। नैस्डैक में भी करीब 225 अंक सुधरने के बाद एक सपाट लूजिंग ही देखने को मिली। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी भी आज खबरों में रही। सारी की सारी जानकारी अपडेट विदेशी बाजार और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। साथ ही कोरोना का अपडेट भी उनसे जानेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार में लगातार उतार चढ़ाव के बीच बिकवाली हावी होती हुई पर्टिकुलरली अमेरिकी बाजार में हम देख रहे हैं, वजह इसकी? गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छा हुआ जितना भी एक्शन हुआ कल भारतीय बाजार बंद होने के बाद ही हुआ, क्योंकि फिर अगर आप आज सुबह देखें तो थोड़े ठीक ठाक बाजार लग रहे हैं, थोड़े संभले हुए लग रहे हैं। जिस तरह से कल शाम को हमने ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी देखी और हर एसेट क्लास में आपने वॉलेटिलिटी देखी है। इक्विटी बाजार, कमोडिटीज, करेंसीज एंड स्पेशली क्रिप्टो करेंसी में जो उतार चढ़ाव हुआ है उसका प्रभाव हमने बाकी एसेट क्लासेस पर भी बनते हुए देखा। डाउ इंट्राडे में हमने देखा कि लगभग 600 पॉइंट टूटा था, हालांकि फिर वहां से एक अच्छी रिकवरी भी हुई। एंड ऑफ द डे 165 अंक गिरकर बंद हुआ और 3:30 बजे जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स भी लगभग इतनी ही गिरावट दिखा रहे थे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो अनुमान मुताबिक ही अमेरिकी बाजारों में एक्शन बनते हुए दिखा। बट ऑफकोर्स इंट्राडे में काफी वॉलेटिलिटी रही और इस बार आईटी स्टॉक्स ने एक्चुअली बाजारों को संभाला है, क्योंकि निचले स्तरों से आईटी स्टॉक्स में एक रिकवरी आई, कुछ वैल्यूज बाइंग आती हुई दिखी, जिसकी वजह से नैस्डैक निचले स्तरों से 225 अंक उछलकर एकदम सपाट बंद हुआ। तो वहां से बाजार को थोड़ा सहारा आपको जरूर मिलते हुए दिखा है। फेड के मिनट्स जारी हुए थे कल, ये एक बड़ा ट्रिगर था और वहां पर फेड ने संकेत दिए हैं कि आगे जाकर स्टिमुलस या फिर दरें बदलने पर चर्चा कर सकते हैं। ये नहीं कि करेंगे या नहीं करेंगे, बट उस पर चर्चा शुरू कर सकते हैं आने वाले समय में। तो ये एक बाजार इस पर नजर बनाए हुए था। इसकी वजह से थोड़ा इन्फ्लेशन जो बढ़ता जा रहा है वहां पर चिंता वापस आती हुई दिखी और हमने देखा कि 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो भी 1.68% के करीब आई। पर ये तो बाकी सारे रीजंस हैं। जो मेन वजह है जो हमने इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी आती हुई देखी, वो पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी बाजार में एक्शन आते हुए देखा। कल शाम को हमने सभी क्रिप्टो करेंसीज में भारी गिरावट देखी। बिटकॉइन जो सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है उसमें इंट्राडे में 30% से ज्यादा गिरावट आई। एक टाइम पर 30,000 के नीचे भी बिटकॉइन गिरते हुए दिखा, फिर वापस 39,000 के डॉलर के लेवल पर आया, यानी कि निचले स्तरों से वहां पर भी $10,000 की आपने रिकवरी देखी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भारी वॉलेटिलिटी वहां पर होती हुई दिख रही है। पर अगर आप अप्रैल के हाई से देखेंगे तो बिटकॉइन करीब 50% टूट चुका है। कल 12%, 13% गिरकर बंद हुआ। बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, एथेरियम, एक्सआरपी, लाइटकॉइन, डोजकॉइन, इन सभी में आपने भारी गिरावट आती हुई देखी। अब क्या है वजह गिरावट की? काफी सारे रीजंस आ रहे हैं। चाइना के साथ अब यूरोप भी क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर सवाल उठा रहा है। कुछ दिग्गज फंड्स और ब्रोकरेजेस भी सवाल उठा रही हैं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि उन्हें लगता है कि वापस लोग क्रिप्टो करेंसीज बेचकर गोल्ड में अपना पैसा लगा सकते हैं, तो वहां से भी थोड़ा दबाव बनते हुए देखा। तो काफी सारी वजह है, बट एंड फैक्टर यही है कि काफी तेज गिरावट यहां पर आती हुई दिखी है। इसके अलावा अगर आप कमोडिटी पैक में देखें तो यहां पर भी काफी तेज उतार चढ़ाव था। इंट्राडे में कच्चा तेल 5% टूटा, ब्रेंट में हमने 5% की गिरावट देखी, पर एंड में थोड़ी रिकवरी के बाद $67 के करीब ब्रेंट बंद होते हुए आपको दिखा। सोने पर दबाव कल आते हुए दिखा है, हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखी थी और डॉलर इंडेक्स पर निचले स्तरों से थोड़ा रिबाउंड आया है। तो काफी वॉलेटाइल सेशन रहा। सभी एसेट क्लासेस में आपने दबाव देखा, बट क्रिप्टो बाजार में काफी तेज गिरावट कल आई है। बिल्कुल, तो काफी उतार चढ़ाव और क्रिप्टो बाजार में जो एक तेज गिरावट आई है उसका सीधा असर है जो कि हम देख रहे हैं। लेकिन साथ ही दीपांशु, कोरोना के ताजा आंकड़े क्या बता रहे हैं?
ट्रेंड के मुताबिक ही चल रहे हैं मानसी। जो हम देखते हैं कि मंडे ट्यूसडे को थोड़ी गिरावट आती है मामलों में और फिर वेडनेसडे थर्सडे को बढ़कर आते हैं। तो लगातार वैसे अगर आप देखेंगे तो दूसरे दिन कोरोना के मामले बढ़कर आए हैं, पर इस समय उछाल उतना बड़ा नहीं है जो हम पिछले हफ्तों में देखते थे 2 दिन की गिरावट के बाद आता था। तो कहीं ना कहीं नियंत्रण में जरूर है सिचुएशन। एक्टिव मामलों में फिर 1 लाख से ज्यादा की कल गिरावट भी आपने आती हुई देखी है। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये जो चिंताजनक राज्य हैं, यहां पर मामलों में कुछ कल हमने बढ़त देखी है, पर उसके सामने दिल्ली, यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश, यहां के मामलों में आप गिरावट आते हुए दिख रहे हैं। भारत का जो कुल पॉजिटिविटी रेट है ये भी गिरते हुए दिख रहा है लगातार और अब 13.3% के करीब आते हुए दिख रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी कोरोना पर 10 राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ बात करने वाले हैं, तो वहां पर हमारी नजर बनी हुई है। इसके अलावा आईसीएमआर का बड़ा फैसला आया है। कोविड-19 होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी गई है। होम किट में रैपिड एंटीजन टेस्ट की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, पर आईसीएमआर कह रहा है कि फिलहाल हर कोई इसका इस्तेमाल ना करे, सिर्फ वही लोग इसका इस्तेमाल करें जो कोरोना के संकेत दिखा रहे हैं या फिर किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के कांटेक्ट में आए हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन पर सरकार के निर्देश जारी किए गए हैं। कह रहे हैं कि पहली डोज के बाद अगर आपको कोरोना होता है तो फिर आप रिकवरी के 3 महीने बाद दूसरी डोज लगाएं। तो कुछ क्लैरिटी आ रही है कि कब आपको पहली डोज लेनी है, कब सेकंड डोज लेनी है, कितना गैप आपको रखना है और अगर आप कोरोना से रिकवर हो रहे हैं तो आपको कितना गैप रखना जरूरी है। वैक्सीन लेने के 14 दिन के बाद से रक्तदान करने की भी सलाह दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ी क्लैरिटी आ रही है कि वैक्सीन कब लगानी चाहिए, किसको लगानी चाहिए और कितना गैप डोजेस के बीच में रखना चाहिए। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, ग्लोबल और साथ ही कोरोना का अपडेट हमें बताने के लिए। लेकिन कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है, अब वो एक बार देख लेते हैं। एफआईआईज डीआईएज के एक्शन को जाने। कैश मार्केट में एफआईआईज ने 698 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से 1666 करोड़ की बिकवाली आई है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएज की तरफ से 853 करोड़ की बिकवाली आई है। तो क्लियरली एफआईआईज डीआईएज की बिकवाली के आंकड़े हैं। साथ ही विदेशी बाजार में, अमेरिकी बाजार पर्टिकुलरली काफी लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन गिरते हुए दिखे हैं। और कोरोना का अपडेट तो आपने जाना ही। अब इन तमाम अपडेट्स को जानते हुए भारतीय बाजार पर आपको आज क्या करना चाहिए, रणनीति जान लेते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार की तस्वीर कैसी दिखेगी, ग्लोबल मार्केट्स को कैसे समझना है, आज के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत मिले जुले हैं, हल्की सी कमजोरी की तरफ भी है, क्योंकि कल अगर आप देखें तो फिर से एफआईआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में उतार चढ़ाव है ही, भले रिकवरी दिख रही, लेकिन फिर से डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े नीचे होते दिख रहे हैं। तो और उसके ऊपर आज हमारे लिए एक्सपायरी का दिन है। कोरोना का आंकड़े हल्के से बढ़कर आए हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छे संकेतों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। तो संकेत थोड़े मिले जुले, हल्की सी कमजोरी की तरफ आप कह सकते हैं। लेकिन 15,000 का लेवल जो है वो मेक और ब्रेक वाला लेवल है। देखते वो लेवल जब तक होल्ड है और जब तक इसके ऊपर ट्रेड करें तब तक कोई खास चिंता की बात नहीं। नीचे की तरफ 14,900, 14,950 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। अगर 14,900 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करें तो ही चिंता की बात है, अदरवाइज तब तक आप मजबूती की तरफ है। और अगर 14,900 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। और क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है तो थोड़े उतार चढ़ाव की आप उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में अगर मजबूत खुले 15,130, 15,200 की रेंज आपको मिले तो उस रेंज में निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। ये आपके लिए हायर रेंज होगी बाजार की। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 33,150, 33,300 एक सपोर्ट है आज के लिए। ऊपरी स्तरों पर 33,950, 34,150 ये वो रेंज है बैंक निफ्टी की, जहां पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो जिस तरह की वॉलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ रही है, लगभग सारी एसेट क्लासेस में बढ़ रही है, उसका असर भारतीय बाजारों पर भी दिखेगा। तो अब यहाँ से जो आपने एक तरफा 2-3 ट्रेडिंग सेशन तेजी के देखें, उसके बाद उतार चढ़ाव वाले सेशन होंगे, तो आपको लेवल्स पर नजर रखनी है। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके वापस निचले स्तरों पर खरीदारी करनी है, और अगर कमजोर खुले तो सपोर्ट लेवल से खरीद कर फिर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली, यानी कि दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे आपको आज। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो दोनों तरफ के मौके मिलते हुए दिखेंगे, लेकिन वीकली एक्सपायरी का दिन है तो भारतीय बाजार पर हर संकेत, हर स्ट्रैटेजी जो हम आपको सुझा रहे हैं उसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा और साथ ही कॉशियस नजरिया भी अपनाइएगा। आप
ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करने की राह, निचले स्तरों पर फिर से खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे। 33,950 से 34,150 बैंक निफ्टी के लिए ये ऊपरी रेंज का काम करते हुए दिखेंगे। साथ ही बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट की अगर बात करें 33,150 से 33,300 ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट होंगे। 14,900 से 14,950 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट होंगे और वहीं 15,100 से 15,200 इस दायरे को आप निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। लेवल्स पर अगर ट्रेड दिखता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो चलिए, ये तो हुई स्ट्रैटेजी आज के लिए, लेकिन खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, ट्रिगर्स कौन से आज के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नतीजे आए, ये सब जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं कल बाजार बंद होने के बाद कितने नतीजे आए और साथ ही खबरें आज कौन सी हैं जिस पर नजर रखनी है। डेफिनेटली मानसी, गुड मॉर्निंग। और अब नतीजों का फ्लो थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट हम एंड ऑफ सीजन पे पहुंच चुके हैं। लेकिन हाँ, कुछ एफएनओ के नतीजे आए जिसमें इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस था, जो कि मिक्स नतीजे हैं। कंपनी की जो एनआईआई है उसमें करीब 7.7% के आसपास की गिरावट हुई है। मुनाफा लेकिन जो है वो बढ़ के आया है, 137 करोड़ से बढ़ के 276 करोड़ पे आया है। ग्रॉस इनपेज में क्वार्टर थोड़ी बढ़त हुई है, 2.44% से बढ़ के 2.66% पे आए हैं। 9 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है कंपनी ने। जेके टायर, वैसे भी टायर कंपनी जो है अच्छे नतीजे पेश कर रही है, तो ये कंपनी भी घाटे से मुनाफे में आई है। 47 करोड़ के घाटे के मुकाबले 196 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया। रेवेन्यूज में करीब 63% के आसपास का जंप है। कंपनी के मार्जिन भी सुधरे हैं, 11.4% से बढ़ के 15.6%। 2 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। आयनियस टायरोलेशन, वैसे भी देखिए इस कंपनी से काफ़ी उम्मीदें थी कि नतीजे अच्छे आएंगे और इसके स्टॉक अपने हाइस पे भी चल रहा है, नतीजे अच्छे भी आए हैं। और कल ऑलमोस्ट बाजार बंद होने के आसपास ये नतीजे आए थे। रेवेन्यू 77% बढ़े हैं, मार्जिन जो है 6% से बढ़ के 35.7%। मुनाफा जो है 4.5 करोड़ से बढ़ के 161 करोड़ पे आया है। 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, नतीजे यहाँ भी अच्छे हैं। कंपनी के रेवेन्यूज में करीब 34% के आसपास का जंप है। मार्जिन 1.5% के आसपास 1% के आसपास बढ़े हैं, 14.9% से बढ़ के 15.6% के आसपास आए हैं। मुनाफा जो है उसमें करीब 75% का इजाफा हुआ है, 187 करोड़। और डिविडेंड कंपनी ने दिया है 6 रुपये प्रति शेयर का। क्लेरेंट केमिकल्स, यहाँ भी नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज 29% बढ़े हैं, मार्जिन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, 7.5% से बढ़ के 12.3% पे ये आए हैं। कंपनी का मुनाफा जो है वो 11 करोड़ पे आया है, पिछली बार करीब 45 लाख के आसपास था। और इस कंपनी ने भी डिविडेंड दिया है 15 रुपये प्रति शेयर का। खबरों वाले शेयर्स की बात करें तो एक्सिस बैंक, इस कंपनी का ओएफएस खुला हुआ है। कल नॉन रिटेल का हिस्सा जो है 4.16 टाइम्स भरा था, माफ कीजिएगा। और साथ ही साथ आज रिटेल के लिए ओएफएस जो है वो खुलने वाला है, तो रिस्पांस इस कंपनी के ओएफएस को काफ़ी बेहतर मिल रहा है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज ये एक्शन में रहेंगे क्योंकि सरकार की तरफ से किसानों को जो डीएपी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी जाती थी उसमें 140% की बढ़ोतरी की गई है। किसानों को 500 की जगह अब 1200 रुपये प्रति बोरी सब्सिडी मिलने वाली है। सिर्फ यही नहीं, 2400 के बजाय अब 1200 जो भाव है वो उस भाव पे इनको डीएपी की जो बोरी है वो मिलेगी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी राहत जो है यहाँ पे किसानों को दी गई है। इसके चलते आपको जितनी फर्टिलाइजर कंपनीज है वहाँ पे नज़र रखनी है और आईटी कंपनीज पे नज़र रखिए, क्योंकि आपको याद होगा अक्टूबर में डोनाल्ड ट्रंप का जब शासन था तो उन्होंने H1B वीज़ा के लिए कुछ स्ट्रिंजेंट रूल्स लेके आए थे, जिसके चलते आईटी कंपनीज को काफ़ी खर्चा करना पड़ता। लेकिन उन रूल्स को अब जो बाइडन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने खारिज कर दिया है। हालांकि वैसे भी यूएस का कोर्ट जो है उन्होंने पहले ही कहा था कि ये रूल्स लागू नहीं होंगे और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने अब इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब कुछ ट्रिगर्स की बात करते हैं तो कुछ नतीजे आज आने वाले हैं। निफ्टी का तो कोई नहीं है, एफएनओ के नतीजे हैं। बॉश, जी एंटरटेनमेंट, टोरेंट पावर, हेवेल्स इंडिया, एचपीसीएल, ये वो नतीजे जो आपको नजर रखनी है। इसके अलावा यूनियन बैंक क्यूआईपी के जरिए पूंजी जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। क्यूआईपी का भाव जो है वो आज तय करेंगे, माफ कीजिएगा, इस पे बोर्ड की बैठक है। मेजेस्को जो ओपन ऑफर है आज से खुलने वाला है, 3 जून को बंद होगा, 77 रुपये प्रति शेयर का ओपन ऑफर है। वहीं एयरकॉन इंटरनेशनल 1:1 के जो बोनस इशू है उसकी आज एक्स डेट है, 21 तारीख को इसकी रिकॉर्ड डेट है। और सबसे आखिर में जेपी इंफ्रा, यहाँ पे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है आज वो फाइनल रेजोल्यूशन जो है उस पर फैसला लेने के लिए बैठक करने वाले हैं। तो इसके चलते ये और एनबीसीसी जैसे स्टॉक्स जो है वहाँ पे अपनी नजर रखिए।
बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और खबरों वाले शेयर्स में बताने के लिए। तो चलिए अब नतीजों का सीजन धीरे धीरे हम देख रहे हैं टुवर्ड्स दी एंड आता हुआ दिख रहा। हालांकि कई सारी इंपॉर्टेंट कंपनियों के नंबर्स अब भी आने बाकी हैं और हर नतीजे से पहले उनके अनुमान और नतीजों के बाद रिव्यूज भी हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। और साथ ही हमारी खास पेशकश नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे को भी बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि कैश से जुड़ी जितनी भी कंपनियों के नतीजे हैं जो कि अच्छे आते हुए दिख सकते हैं, अनुमान जिनके अच्छे हैं, एक एक कर हम यहाँ पर रिसर्च करके आपको सारे बता रहे हैं ताकि एक भी मौका आप ना चूकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ये जान लेते हैं कि खबरों के दम पर एक्शन जो हमने देखा उसके बाद हमारे खास पेशकश बाजार आज और कल में वीके शर्मा जी ऑप्शन की कौन सी दमदार रणनीति से जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है आईसीसीआई जीआई, जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है आईसीसीआई की, तो वो काफ़ी अच्छी लग रही है अभी भी। और वहाँ पे मेरी सलाह ये है कि 1500 की कॉल आप 34 रुपये पे लें, 22 रुपये का आप रखें स्टॉप लॉस और 52 रुपये का इसमें टारगेट रखें। दूसरा जो स्टॉक है वो है लुपिन, दवाइयों की कंपनी चली है और ये भी चल रहा है। ऐसा लगता है कि जिस तरह का कंसोलिडेशन अब इसमें हो रहा है कि ये थोड़ा सा अब अगले 15 दिन में और ऊपर जाएगा, लेकिन ये पोजीशन ट्रेड आपको जो ऑप्शन की है वो 27 तक ही रखनी है, उसके बियॉन्ड आप लेके नहीं जा सकते। मई के महीने की मैं बात कर रहा हूँ, वही कॉल लें। तो 1220 की कॉल आप लें 27 रुपये पे, स्टॉप लॉस रखेंगे 19 रुपये, टारगेट आपका रहेगा 40 रुपये। ओके, तो यहाँ पर दो ऑप्शंस की कॉल आपके लिए आ चुकी हैं। आईसीआईसीआई में यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस मई 1500 की कॉल खरीदने की राय। यहाँ पर टारगेट जो है 52 के मान कर चलें, स्टॉप लॉस 22 का आपको लगाना होगा। और साथ ही शर्मा जी की तरफ से दूसरी राय ल्यूपिन पर, यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। मई 1220 की कॉल खरीदने की राय, 40 के टारगेट्स को मानकर चले, 19 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप जरूर लगाइएगा। आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी है? इनफैक्ट कई सारी ट्रेडिंग कॉल्स हैं। आज 6 ट्रेडिंग कॉल्स आती हुई दिखी हैं और सारी की सारी खरीदारी की है। आपके लिए चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। रैमको सीमेंट पर खरीदारी की राय ये देते हुए 1020 के टारगेट्स को मानकर चले, 950 का स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर लगाइएगा। आनंद राठी शोभा पर बुलिश है, 475 के टारगेट्स को मानकर चल सकते हैं, 445 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग की राय सिप्ला और साथ ही टेक महिंद्रा पर है खरीदारी करने की राय। सिप्ला पर 930 के टारगेट्स को माने, 885 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। टेक महिंद्रा अगर खरीदते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से 1001 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और 964 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। अंत में एक्सिस सिक्योरिटीज, कोल इंडिया और आईजी पेट्रोकेमिकल्स पर बुलिश है। कोल इंडिया 158 के टारगेट्स को मानकर चले, 148 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आईजी पेट्रोकेमिकल्स अगर खरीदते हैं 535 के टारगेट्स को मानकर चले, 517 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स। लेकिन चलिए अब हमारे साथ हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट सिमी भौमिक भी जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया और साथ ही आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आप क्या देंगी? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। मुझे इंडेक्स में भी खरीदारी का ही कॉल देना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में काफी स्ट्रेंथ है। कल हो सकता है कि ऊपरी लेवल से थोड़ा सा सरेंडर किया था इंटरडे में, जो भी जहाँ पे भी इंटरडे में गया था ऊपर, ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग बुक किया था। पर निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी 15,000 का लेवल होल्ड कर रहा है तब तक निफ्टी स्ट्रांग ही रहेगा। नीचे 14,950 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 15,150 का पहला टारगेट, 15,200 का दूसरा टारगेट के लिए निफ्टी को खरीदने का सलाह होगा। रहा सवाल बैंक निफ्टी में, तो मुझे लगता है कि 33,800 तक अगर नीचे भी जाता है तो भी कोई खतरा नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। मुझे लगता है कि कोई भी डीप इसका यूज करना चाहिए जब तक बैंक निफ्टी 33,600 से ऊपर है खरीदारी करने के लिए। 33,450 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 34,200 से 34,450, 250 से 450 का एक रेंज है जहाँ पे मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग वापस आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी का ही सलाह होगा लोअर लेवल्स पर। और इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल है ऐसे भेल पर, BHEL पर एक खरीदारी करने का सलाह है। करंट लेवल पर खरीदने से 71 का स्टॉप लॉस, 78 से 80 का टारगेट मैं देख रही हूँ, जो हो सकता है आज या तो कल तक आ जाएगा। और दूसरा फार्मा में, सन फार्मा में कल अच्छा बाइंग देखा गया था, फार्मा को खरीद कर चलने का सलाह होगा। सन फार्मा को 694 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। टारगेट रहेगा 715 एंड 722, ये दो टारगेट्स के लिए सन फार्मा को खरीद कर चलने का सलाह होगा।
ठीक है, तो ये राय फिलहाल आपको रेकमेंडेशन के तौर पर मिल चुकी है, साथ ही इंडेक्स। लेकिन सिमी, कल के ट्रेडिंग सेशन को ध्यान में रखते हुए आज फिर सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स आप कैसे आते हुए देख रही हैं, और पर्टिकुलरली कौन से सेक्टर्स होंगे जहां पर हमें नजर बनाकर चलनी है? क्योंकि कल अगर देखें ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मेटल और निजी बैंक क्षेत्र टूट रहे थे, लेकिन आईटी और साथ ही फार्मा बाजार को कुछ हद तक संभालने का काम कर रहे थे। आज के ग्लोबल अपडेट सुस्ती की तरफ ज्यादा इशारा कर रहे हैं। क्या राय होगी भारतीय बाजार पर सेक्टर स्पेसिफिक? मानसी, मैं ये कहूंगी कि अभी जो फार्मा और आईटी में कल बहुत दिनों के बाद, फार्मा तो फिर भी ठीक है, आईटी में कल बहुत दिनों के बाद मोमेंटम देखा गया था। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम मेंटेन होना चाहिए, तो आईटी को नजर में रखना पड़ेगा। और इधर से मेटल में लोअर लेवल से एकदम थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिला था, मेटल करेक्टेड भी बहुत हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मेटल्स में भी थोड़ा बहुत एक बार रिकवरी का एक्सपेक्टेशन आज के दिन होना चाहिए। और मुझे पीएसयू बैंक भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक में भी लोअर लेवल्स पर खरीदारी करके देखा जा सकता है। रहा सवाल ऑटो के, तो मुझे लगता है कि बजाज ऑटो अभी भी मजबूत लग रहा है और हीरो मोटो भी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि बजाज ऑटो, हीरो मोटो भी लोअर लेवल से काफी अच्छा बाइंग ले आ सकता है। टाटा मोटर्स में थोड़ा बहुत कल प्रॉफिट टेकिंग देखा गया था रिजल्ट के बाद, पर मुझे लगता है कि 310 से 300 का रेंज काफी बड़ा सपोर्ट रेंज है और ये सपोर्ट के आसपास ये वापस बाइंग अट्रैक्टेड होते हुए देखने को मिलना चाहिए इसमें। रहा सवाल बैंकिंग में, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग मेजर्स अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉन्संट्रेट कर रहा है, पर ओवरऑल अगर देखेंगे तो टेक्निकली कोई भी वीक नहीं है, तो लोअर लेवल्स पर बाइंग होते हुए देखने को मिलेगा। स्पेशली आज मुझे आईटी में लग रहा है कि वापस से कल, क्योंकि कल बहुत दिनों के बाद मोमेंटम था, तो वो मोमेंटम आज भी मेंटेन होना चाहिए, तो आईटी को फोकस करके चलना है। और मेटल में मैं बहुत दिनों के बाद एक रिकवरी कल सेकेंड हाफ में देखा गया था लोअर लेवल पर, तो मेटल्स में भी मुझे लगता है आज खरीदारी करके देखा जा सकता है। जी, ओके, अब हमारे साथ सिमी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही आईएफएल सिक्योरिटीज के डीवीपी वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसीज अनुज गुप्ता अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, गोल्ड और साथ ही क्रूड पर करंट लेवल्स को देखते हुए आपकी स्ट्रैटेजी बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, कल हमने अच्छी एक रैली गोल्ड में बनते हुए देखी है। हालांकि इवनिंग में हमने गोल्ड में अगेन $1890 तक के लेवल्स बनते हुए देखे थे, तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है गोल्ड का वो पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरीके से सेल ऑफ पूरी इक्विटी मार्केट में दिखा है उससे काफी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि और जो फेड के मीटिंग्स आए, के मिनट्स आए हैं, वो भी थोड़े से हम देखें तो कहीं ना कहीं डॉविश टाइप के हैं। हमें लगता है कि गोल्ड में खरीदारी का ट्रेंड ही रहना चाहिए। तो गोल्ड के अंदर हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए करीबन 48,300 में बाय करें, स्टॉप लॉस 48,000 पे लगाए, टारगेट 48,800 48,700 तक देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है $1890 दोबारा से हम मार्केट में आते हुए देखेंगे। तो गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड रहेगा। वहीं अगर हम क्रूड की बात करें तो कल क्रूड की जो इन्वेंट्री आई थी वो बढ़कर आई थी। उसमें हमने देखा था कि क्रूड में एक बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिला था और WTI में लेवल करीबन 63.50 और ब्रेंट में करीबन 66.50 तक के लेवल आते हुए दिखाई दिए हैं। तो क्रूड में कुछ बिकवाली का ट्रेड हमें लगता है कि यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो करीबन 4700 में बिकवाली करना चाहिए। एक्सपेक्टेड है नीचे करीबन 4600 तक के लेवल एमसीएक्स में देखे जा सकते हैं और WTI में $62 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड के अंदर बिकवाली का ट्रेड दिया जा सकता है। बिल्कुल अनुज, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। और चलिए अब क्विकली एफआईआर का एक्शन समझ लेते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर आज फोकस करना है? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, नतीजों वाली स्टॉक्स पर फोकस करना। आईओसी यहां पर अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए देखिए। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय को बरकरार रखें, लक्ष्य में मामूली ₹5 की बढ़ोतरी की है, 130 से बढ़ाकर 135 कर दिया है। ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज्यादा बुलिश है जेपी मॉर्गन, ये ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं ₹147 के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली देखें तो करीब ₹140 का लक्ष्य दे रहे हैं। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहां पर भी नजर रखिएगा। नतीजों के बाद खराब रिपोर्ट आते हुए देखिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है ₹135 के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन हमें बताने के लिए।